नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग दिसंबर महीने का जो प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह होता है वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, भारत के चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बराबर की गुफाएं किस काल की है। कहाँ की बराबर की गुफाएं किस काल की है? तो मौर्य काल की। दूसरा, उपनिषदों में उल्लिखित पंचाल का दार्शनिक नरेश कौन था? दार्शनिक नरेश प्रवाहन जाबली। कौन था? प्रवाहन जाबली। तीसरा, मनु स्मृति में सरस्वती और दुष्दती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था। किस नाम से पुकारा जाता था? जो तब मन सरस्वती और दुष्दती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था। ब्रह्मावर्त किसके नाम से पुकारा जाता था? चौथा, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए थे? टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो 1784 में। यह पचमा आ जाइए। चार वेदों में से किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है तो अथर्ववेद में। छठा में, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में किन किन नदियों का उल्लेख किया गया है? तो वे है सतुद्री, जिसे आज सतलज के नाम से जाते हैं, परुसनी, जिसे आज रावी के नाम से जाने जाते हैं, अस्किनी, जिसे चिनाब के नाम से आज जाने जाते हैं, बितस्ता, झेलम, ब्यास, बिपाशा, गोमल, गोमती, कुंभा, काबुल, दृष्दती, सरस्वती, सदानीरा, गंडक, कुरुमु, कुर्रम, सिंधु, सिंध, असुवस्तु, स्वात। चलिए अब सतमा आ जाते हैं। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित को रूप में प्रस्तुत किया गया है? ऋग्वेद में जो वशिष्ठ मुनि हैं उनको किसके पुरोहित के नाम से प्रस्तुत किया गया है? तो वो है भरतों का। किनको? भरतों का। अब आठवां, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गंढ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? तो रानी दुर्गावती की। किस रानी की मृत्यु हो गई? रानी दुर्गावती की। नौवां, चंड प्रदोत महासेन कहाँ का शासक था? चंड प्रदोत महासेन कहाँ का शासक था? तो अवंती का शासक था। 10वां, कौन से वेद देवता बोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित होता है? इंद्र, मित्र, नासत्य एवं वरुण। 4 गो देवता। अब आ जाइए, इतिहास समाप्त हो गया। अब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन 11वां नंबर। पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य किस स्वतंत्रता सेनानी का है? तो भगत सिंह का है। किस स्वतंत्रता सेनानी का है? तो भगत सिंह का। 1906 में कलकत्ता में आयोजित हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसका अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अब 13वां, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? लॉर्ड लिट्टन। 14वां, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया था? लॉर्ड रिपन। 15वां, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ था? पुनः जो मेल हो गया था, जो उग्रवादी और उदारवादी में बटा था, नरम दल और गरम दल में, वो कब मेल हुआ था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मेल हो गया था दोनों में। 16वां, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था?
किसने बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। 18वां, 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी 1 जनवरी 1923 को? देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा। देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था स्वराज दल की स्थापना। अब चलिए आ जाइए आपका 19वां क्वेश्चन। 19वां, शिकागो यूएसए में विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? वह था 1893। कब किया गया था? 1893 में। अब आ जाइए 20वां, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह किसका कथन है? यह किसका कथन था कि यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है? यह था सर शिवा स्वामी अय्यर का। किनका था? सर शिवा स्वामी अय्यर का। अब आ गया आपका स्वतंत्रता आंदोलन भी समाप्त हो गया। अब आ गया भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। 21वां, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16। 22वां, किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? मूल अधिकार तो 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और मूल अधिकार किस भाग में आता है? भाग 3 में। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। 23वां, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। 26, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो वह है 6 महीना। 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्यसभा विघटित हो जाती है, राज्यसभा विघटित हो जाती है, वो कभी नहीं, राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। 28वां, किसी विधानमंडल के लिए किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। 29, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है? भाग 4 में है। और मौलिक अधिकार भाग 3 में। 30वां, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? वह अनुच्छेद 6 में। पाकिस्तान से आके भारत में नागरिकता प्राप्त किया करेगा तो अनुच्छेद 6 में है। अब आ जाइए भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल।
49वीं समानांतर रेखा के किसके किसके बीच है सीमा? 49वीं समानांतर रेखा की सीमा किसके किसके बीच है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। 32वां, पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम दिया गया है? पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 33वां, मुल्ला पेरियार बांध का विवादित मामला किन दो राज्यों के बीच है? तमिलनाडु व केरल। मुल्ला पेरियार, तमिलनाडु, केरल। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है जूट को। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट को। सुंदरी पेड़ों को प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है? सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव वनों में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। माउंट जोपुना किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। माउंट जोपुना किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। 38, किस राज्य में शत्रुंजय आंतरिक दुश्मनों के खिलाफ जीत का स्थान पहाड़ियां स्थित है? पलिताना शहर, भावनगर जिला, गुजरात में। अब आ जाइए 39वां, 20वीं सदी के गोल्डन बीन के रूप में जाना जाता है। 20वीं सदी के गोल्डन बीन के रूप में जाना जाता है सोयाबीन को। 20वीं सदी के गोल्डन बीन कौन है? सोयाबीन। राजस्थान की झमर कोतरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? झमर कोतरा रॉक फॉस्फेट के लिए। अब पर्यावरण एवं जैव विविधता। संकेतक प्रजातियां हैं। संकेतक प्रजातियां कौन कहलाती है? वे वनस्पतियां और जीव जो पर्यावरण में एक विशेष लक्षण या परिवर्तन को परिभाषित करती है, वे संकेतक प्रजातियां कहलाती है। मुसेल वॉच प्रोग्राम है। मुसेल वॉच प्रोग्राम क्या है? तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने के लिए एक वैश्विक परियोजना है। मुसेल वॉच प्रोग्राम। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। किस झील को तैरती झील के रूप में जाना जाता है? तो वह लोकटक झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील। जैव विविधता के उद्देश्य संरक्षण के उद्देश्य हैं प्रजातियों की विविधता को संरक्षित करने के लिए प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र का सतत उपयोग, जीवन रक्षक प्रणालियों को बनाए रखने के लिए। 47वां, दुनिया में पहला बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था 1979 में। बायोस्फीयर रिजर्व कब स्थापित किया गया था? 1979 में। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को पहले जाना जाता था। पहले किस नाम से जाना जाता था? इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को अनिमाली वन्य जीव अभयारण्य के रूप में, अनिमाली वन्य जीव अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। 49वां, एक लुप्त प्राय प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है जो लुप्त हो रहा है। वो कैसा होता है? जिसके निकट भविष्य में या तो दुनिया भर में किसी विशेष राजनीतिक अधिकार क्षेत्र में विलुप्त होने की संभावना है, वही लुप्त प्राय होती है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा। अब भारतीय अर्थव्यवस्था। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति। स्टैगफ्लेशन मतलब मंदी भी आता है और साथ में मुद्रास्फीति भी लाता है। 52, किस एजेंसी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? भारत की राष्ट्रीय आय का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSIO। 53, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास हेतु अपनाए गए संकल्प में 15 वर्षों के लिए कितने लक्ष्यों को प्राप्त करने का निर्धारण है? 15 वर्ष में 17 लक्ष्य। 54, हेडलाइन मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के निम्नलिखित मूल्य सूचकांकों में कौन सा माना जाता है? थोक मूल्य सूचकांक। हेडलाइन मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक। 55, मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है क्योंकि यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत
कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। 56, देश के पूरे आय और व्यय का ब्यौरा जिसे बजट कहा जाएगा, संसद के समस्त पेश करना होगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 112। बजट पेश करना 112। 57, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में। 58, नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करती है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले वो गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। वहीं नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतर्ग्रहण है 2100 कैलोरी। अब आ जाइए 59, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? DT लाकड़ा वाला। अब सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी 61 नंबर, प्रकाश वोल्टीय क्षेत्र के उपयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? वैद्युत ऊर्जा का। 62, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व कहलाता है। 63, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है, अतः क्वथनांक आ जाता है। 64, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ से क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो न्यूटन के तीसरा गति का नियम। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई थी। आयरन का निर्माण अयस्क से किया जाता है। किस अयस्क से? हीमेटाइट से। प्रकाश में ध्रुवन की घटना है अनुप्रस्थ प्रकृति की। एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उससे धूल के कणों का बाहर निकलना, यह प्रक्रिया उपयुक्त उदाहरण है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का। यदि एक बंदर के लिए पृथ्वी सतह से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो हाथी के लिए पलायन वेग होगा उसका भी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड ही होगा। परमाणु का प्रथम प्रारूप क्या था? परमाणु का प्रथम प्रारूप किया था, किसने किया था? जे थॉमसन ने द्वारा किया गया था। अब है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान 71, खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मालब्रेंस ने। सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, किसका कथन है? फ्रेंडसन का। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने बताया है? कोल व ब्रूस ने। 74, राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? शिक्षा। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? शिक्षा। करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त होता है? करके सीखना शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था। 76, किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान निम्न कोटि की होती है? प्रत्यागमन का नियम। किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान निम्न कोटि की होती है? प्रत्यागमन का नियम। 77, जीवन इतिहास विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टाइडमैन ने। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम बताए हैं? 78 में थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने नियम बताए हैं? तो 5 नियम। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? 79। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 80, मनोविज्ञान को
चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन थे? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कौन मानने वाले थे? पोम्पो नाजी। अब है संप्रेषण संचार। 81 अंतर वैयक्तिक संचार में पक्षकार महत्व देते हैं एक दूसरे को महत्व देना जरूरी होता है। 82 वैयक्तिक संचार बाधाओं को दूर करने के लिए उपयोग करना चाहिए, यथासंभव संप्रेषण का उपयोग करना चाहिए। 83 भारत में काला रंग मृत्यु का प्रतीक है, जबकि सुदूर पूर्व में श्वेत रंग मृत्यु का प्रतीक है। संचार की किस बाधा को प्रदर्शित करता है? भारत में काला रंग है, सुदूर पूर्व में श्वेत रंग है, तो ये कौन सी का अथी कर रहा है? सांस्कृतिक बाधा को। अपना अपना संस्कृति है। 84 अंतर वैयक्तिक संचार की सफलता पर निर्भर करता है आपसी विश्वास व समझ। 85 अंतर वैयक्तिक संचार में पक्षकार महत्व देते हैं सूचनाओं के भावार्थ को। 86 अंतर वैयक्तिक संचार होता है भाषागत व संवेदी। 87 मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता। अंतर वैयक्तिक संचार के किस सिद्धांत को इंगित करता है? अपरिवर्तनीयता का सिद्धांत। मुंह से निकल गया, उसे परिवर्तन नहीं कर सकते, तो हो गया अपरिवर्तन। 88 दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को पहचानना, समझना व चिंताओं से सक्रिय रूप से रुचि लेना क्या कहलाता है? परानुभूति। पराये का अनुभूत करना, पराय अनुभूति हो गया। 89 संगठन के कर्मचारियों के बीच परस्पर संचार होता है अंतर वैयक्तिक संचार से। संगठन के दो कर्मचारी जब बात करता है तो आंतरिक रूप से बात करता है। 90 प्रवाह की दिशा के आधार पर संचार होता है। प्रवाह की दिशा के आधार पर संचार होता है समतल, विकर्णीय, अधोगामी, और्ध्वगामी। अब खेल कूद आ गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में। फ्रेंच ओपन का अन्य नाम क्या है? रोलैंड गैरोस। फ्रेंच ओपन का अन्य नाम क्या है? रोलैंड गैरोस। नोवाक जोकोविच किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? सर्बिया के। नोवाक जोकोविच किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? सर्बिया के। यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1881 में। पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कब हुआ था? 1877 में। पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कब हुआ था? 1877 में। 96 सबसे पहला पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट सबसे पहला और पुराना यही है, सबसे पुराना विंबलडन। कब स्टार्ट हुआ था? 1877 में। यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस सतह यानी कोर्ट पर खेला जाता है? तो यूएसए जो होता है ओपन टेनिस हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। 98 विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? विंबलडन ग्रास पे खेला जाता है, जो 1877 में हुआ था और सबसे पुराना है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? फ्रेंच क्ले पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अब आ गया कृषि। एक ऐसी भू संपत्ति जहां बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है उसे बागवानी खेती के रूप में जाना जाता है। जहां नकदी उपजाया जाता है उसको बागवानी कहते हैं। 102 बागवानी नकदी फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला है जिसमें शामिल है फल, सब्जियां, फूल, औषधि और सुगंधित पौधे, मशरूम, रोपण फसलें और मसाले, ये सब नकदी फसलें हैं। 103 जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं इस प्रकार की खेती को कहा जाता है ट्रक खेती। सब्जी के जहां होता है उसे ट्रक खेती कहा जाता है, सिर्फ सब्जी। 104 मिश्रित खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें फसल उगाना और पशुधन बढ़ाना दोनों शामिल है। मिश्रित खेती फसल भी उगता है, पशुधन भी बढ़ाया जाता है। 105 सामूहिक खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें
एक खेत या खेतों का एक समूह है जिसे खासकर एक साम्यवादी देश में एक इकाई के रूप में संगठित किया जाता है और राज्य पर्यवेक्षण के तहत मजदूरों को एक समूह द्वारा प्रबंधित और सहकारी रूप में काम किया जाता है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी और शहद से। भूरी क्रांति चमड़ा और कोको से। मूंगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है? मूंगा रेशम असम से। मूंगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है? असम से। आ जाइए 109। कौन सा राज्य भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन है? आंध्र प्रदेश। मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश। उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? उर्वरक क्रांति धूसर रंग से है। बैंकों में, अब आ गया कंप्यूटर ज्ञान। बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक कौन सी निविष्टि तकनीक का प्रयोग करता है? बैंक में चेक के जारी करने, संसाधित करने के लिए MICR कोड रहता है, वह स्कैन करता है। 112। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण स्वरूप क्या है? ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब है एक खाली स्थान। एक संसाधक के आंतरिक डेटा बस में बिट्स की संख्या होती है। यह बिट्स की वह संख्या भी होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। वह क्या है? वर्ड लेंथ। क्या है? वर्ड लेंथ। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकेंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट या गीगाहर्ट में व्यक्त किया जाता है। तो क्या है? क्लॉक स्पीड के जरिए किया जाता है। किससे किया जाता है? क्लॉक स्पीड के जरिए। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी पर आधारित थी प्रथनकों पर। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी प्रथनकों पर आधारित थी। 116। आपने कभी विंडोज 7 कंप्यूटर में जो डिस्क संस्थापित की है उसमें नए खंड बनाने और डिस्क को संरूपित करने के लिए आप किस साधन का प्रयोग करेंगे? डिस्क मैनेजमेंट का। पहली पीढ़ी में कंप्यूटरों में निर्वात नलिकाओं का प्रयोग किया जाता था। पहले पीढ़ी में कंप्यूटरों में क्या प्रयोग किया जाता था? निर्वात नलिकाओं का, वैक्यूम ट्यूब्स। 118। डेटा संचार के लिए फाइबर विद्युत की अपेक्षा प्रकाश पर निर्भर होती है। यहाँ खाली स्थान पे प्रकाश भरा जाएगा। जो अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधाएं प्रदान करता है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होते हैं। अब ADSL डेटा दरों के अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। वह है उच्चतर करता है प्रदान। 120। वेब विकास में मैसअप, खाली स्थान की जगह पे मैसअप, एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है। 121। विविध आ गया। विविध में 121। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसके अधीन है? पुरातत्व सर्वेक्षण किसके अधीन? संस्कृति मंत्रालय। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य है? ऑल इंडिया रेडियो का। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय AIR, ऑल इंडिया रेडियो। दारा सिकोह किस सूफी परंपरा का अनुयायी बन गया था? कादरी सिलसिला का। दारा सिकोह किस सूफी परंपरा का अनुयायी बन गया था? कादरी सिलसिला का। 124। चतुर्भुजी विष्णु अंकित सिक्के जारी किए गए थे हुबिस्क के द्वारा। हुबिस्क के द्वारा जारी किया गया था चतुर्भुजी विष्णु अंकित सिक्का। मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुआ है। दूसरा है कथकली। एक मोहिनीअट्टम, दूसरा कथकली।
भारत के संदर्भ में थिलाना किसका एक रूप है? थिलाना भरतनाट्यम का एक रूप है। भारत के किस राज्य में मोत्सू महोत्सव मनाया जाता है? मोत्सू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। चापचर कूट, नीम कूट, पावल कूट आदि त्योहार है मिजोरम के। कूट दिया था मिजोरम। 129 बिहू माजुली महोत्सव, बिहू माजुली महोत्सव, अंबुबासी महोत्सव आदि आयोजन है कहाँ? मिजोरम में। मटकी किस राज्य का लोक नृत्य है? मटकी मध्य प्रदेश। मटकी किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का। मटकी मध्य प्रदेश का।